दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स के इस छोटे से परिवार में आप सभी बड़े लोगों का स्वागत है। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है दोस्तों, 3 क्लासें हो चुकी हैं। हंसते मुस्कुराते हम 6 टॉपिक इकोनॉमिक्स के याद कर चुके हैं। 6वां टॉपिक छोटा सा रह गया था, ये क्लास नंबर 4 है। 3 क्लासें हो चुकी हैं और नीति आयोग आज हम शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि योजना आयोग की अंतिम संस्कार के बाद जो अगला जन्म हुआ वो नीति आयोग का हुआ। सरकार बदली 2014 में। भाइयों बहनों ने जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने योजना आयोग के उत्तराधिकारी के तौर पर नीति आयोग स्थापित किया। 2014 में सरकार बदली थी, आप सभी जानते होंगे। तो 2014 के बाद 2015 आता है। 2015 की न्यू ईयर वाले दिन, कब? न्यू ईयर वाले दिन यानी 1 जनवरी 2015 को न्यू ईयर होता है कि नहीं होता? जब आप लोग मस्त मज़े से पार्टी कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर को एकदम टकाटक, तो 1 जनवरी को, उसी तारीख को ही 2015 में योजना आयोग के स्थान पर भाइयों बहनों नीति आयोग ले आए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ये तो सब जानते ही हैं। ये मैंने आपको बताया ही दोस्तों कि योजना आयोग का ये उत्तराधिकारी है। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, आपको पता होगी। अब नीति आयोग की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नीति आयोग को कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या कहते हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, नीति आयोग से सवाल कभी कभी आ जाते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है या स्थापना की डेट पूछ ली जाए। ये तो सबको ही पता है कि योजना आयोग का ये उत्तराधिकारी है, सब आपको पता ही होगा दोस्तों। ये योजना आयोग की तरह ही कुछ कुछ काम करता है। योजना आयोग भी बुद्धि चलाता था कि कैसे प्लानिंग करें, वैसे भी ये भी बुद्धि चलाता है नीति आयोग। तो ये भी एक सरकार की बुद्धि का यानी थिंक टैंक है। थिंक टैंक समझ रहे हो? बुद्धि चलाने वाले लोग इसमें काम करते हैं कि जो है देश में किस तरह की नीतियाँ लाई जाए, किस तरीके का योजना बनाई जाए, ये सब चीज़ें नीति आयोग देखता है। गरीबी कैसे कम हो, बेरोजगारी कैसे कम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम बना सकते हैं, ये सब चीज़ें थिंक टैंक यानी सोचता है। थिंक माने होता है ना सोचना, तो नीति आयोग का मेन काम ये है। ठीक दोस्तों, अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लें। अब देखिए साहब, सोचा विचारी तो कर ही ली नीति आयोग ने, और भी क्या करता है ये? जो करता है वो ये समझ लीजिए पूरा कैबिनेट जो है डिसाइड कर लेता है कि क्या होना है। नीति आयोग पर कह दिया जाता है, नीति आयोग का डिसीजन है। आपको इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्थापना कब हुई, योजना आयोग का उत्तराधिकारी है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है साहब? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो भाइयों बहनों, अध्यक्ष कौन रहेगा नीति आयोग का? प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए भाइयों बहनों? तो प्रधानमंत्री कौन हो गया इसका? अध्यक्ष। ठीक है, अब दोस्तों एक अध्यक्ष हो गया तो एक उपाध्यक्ष भी तो होगा। जैसे योजना आयोग में भी तो पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, और 2 दोस्तों ने मीटिंग करके ही तो बनाई थी। दूसरे कौन थे उपाध्यक्ष? बताओ बताओ, पिछली क्लास में पढ़ाया था, भूल गए सब? 3-4 दिन 5 दिन में गाँव के चला गया, सब भूल गए। गुलजारी लाल नंदा, याद आ गया? तो योजना आयोग के तो साहब पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। तो इनके कौन थे नीति आयोग के दोस्तों? अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया। यार जब हम 10 साल पहले की बात है ये, तो जब ये पनगड़िया हमने पहली बार नाम सुना, हमें लगा कोई पान वान बेचने वाला बना दिया क्या पनगड़िया। लेकिन बाद में पता चला ये तो सब सीनियर IAS ऑफिसर। हमने भाई गलती हो गई, हम तो इन्हें पान बेचने वाला समझ रहे थे। तो अरविंद पनगड़िया जो लग रहे हैं पान बेचने जैसे, लेकिन है नहीं, IAS ऑफिसर है, सीनियर IAS ऑफिसर। तो उपाध्यक्ष बन गए पनगड़िया साहब, और प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हो गए। ये कौन हो गए दोस्तों? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष। अब CEO अलग होते हैं साहब, उपाध्यक्ष अलग होता है। तो कोई चीज़ खोली गई तो पहली बार ही तो खोली गई। नीति आयोग खुला ना, तो सबसे पहले खुला तो पहली बार खुल्लर को ही खोल दिया। ठीक है, यानी खुल्लर साहब इसके, नीति आयोग खुलते ही खुल्लर बन गए इसके पहले CEO। क्लियर? उपाध्यक्ष कौन हो गए? अरविंद पनगड़िया। जबकि CEO कौन हो गए? सिंधुश्री खुल्लर। हमने तो ऐसे याद किया था दोस्तों, खुल्लर खोल दिए, खुल्लर ने खोल दिया, CEO बना दिया। जबकि अब हमने तो शॉर्ट टर्म में पान बेचने वाला कहते रहे, लेकिन ये सीनियर IAS ऑफिसर है भाई। आपको ऐसे भी याद रखिए, कुल मिला के याद होना चाहिए।
तो पूरा नीति आयोग आपने समझ लिया दोस्तों बहुत आसानी के साथ कि नीति आयोग जो है स्थापना कब हुई इसकी, 1 जनवरी 2015 को। ठीक, सरकार का ये थिंक टैंक है, इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन होते हैं इसके, प्रधानमंत्री। पहले उपाध्यक्ष कौन हो गए, अरविंद पनगड़िया। और पहले सीईओ साहब कौन है, सिंधुश्री खुल्लर। वर्तमान में ये चेंज हो गए हैं, करंट अफेयर्स पढ़नी है ना। तो अगर आपको पता हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है और वर्तमान में सीईओ कौन है। ठीक, बताइए बताइए, लगाइए दिमाग। करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर की जानकारी भी रखो। तो इस तरीके से दोस्तों आपने नीति आयोग का मेन टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, टॉपिक 6 खत्म। 3 क्लासों में 6 टॉपिक खत्म हुए इकोनॉमिक्स के। 10-12 टॉपिक है, मुझे लग रहा है कि 7-8-9 क्लासों में काम खत्म हो जाएगा। आओ दोस्तों, तुम्हें गरीब बनाऊंगा आज अमीर तो नहीं बना पा रहा, गरीब बना दे रहा हूँ। तो अगला जो टॉपिक है वो दोस्तों है गरीबी। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें। कौन सा टॉपिक है अगला, गरीबी। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं झांकी हिंदुस्तान की। गरीबी में जो है हिंदुस्तान की झांकी रही है एक टाइम में, अब तो लोग पैसे वाले होते चले जा रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। मैं गांव क्या चला गया भाई, आंधी काट दी, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आ रही है, इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं आ रही है। एक इतनी अच्छे से क्लास देखी होती ना आपने तो मैं यार चिल्ला चिल्ला के बता के गया था कि मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, रहम करना मालिक। तब तक इम्पोर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट ट्रिक, करंट अफेयर्स देख लो ना। ना ना, हर 50 कमेंट करे उसमें कि क्लास तो नहीं आ रही, क्लास क्यों नहीं आ रही, जबकि मैं बता के गया था। चलो अपना अपना है भाई, कोई बात नहीं। तो अगला दोस्तों हमारी टॉपिक है गरीबी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरओ का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, यूपीएससी आईएएस का हो, यूपीएसआई का हो, किसी का भी आप पेपर देने जाओ, इकोनॉमिक्स के 20-25% सवाल आते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, ये बहुत ईजिली हो जाता है अगर आपने हंसते मुस्कुराते पढ़ा है तो गरीबी देखो दोस्तों क्या होती है। आप कैसे पता करोगे कि कोई व्यक्ति गरीब है, मालूम है? या तो उस पर अच्छा खाना ना हो, रोटी ना मिले उससे अच्छी, या अच्छे कपड़े ना पहने। मेरे सही लग रहा है, गरीब तो नहीं लग रहा ठीक है, शीशा लगा इसमें देख लेता हूँ। ज़्यादा गरीब तो नहीं हूँ, थोड़ा ही गरीब लग रहा हूँ ना, मतलब प्रेस नहीं है शर्ट। तो या तो कपड़े ना हो, या खाने को रोटी ना मिले, या रहने को मकान ना हो। चलो भगवान की कृपा से मकान तो है, कपड़े भी ठीक ठीक है, मतलब मिडिल क्लास लोग हैं ना, गरीब लगते ना अमीर लगते है ना। तो दोस्तों गरीबी क्या होती है, जिसके पास बेसिक नीड्स ना हो, यानी मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी ना कर पाता हो, वो गरीब हो गया। रोटी नहीं में खा पाता हो ठीक से, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता हो, अच्छे घर में नहीं रह पाता हो, वो कौन होता है, गरीब। तो डेफिनेशन इतनी बड़ी लिखी हुई है कि भोजन नहीं हो, आवास अच्छा ना हो, वस्त्र अच्छे नहीं पहन पाए, उसकी अनुपलब्धता हो, तो वो कहलाती है गरीबी। ये ऑब्जेक्टिव पेपर में परिभाषा तो आएगी नहीं, जो आएगा वो देखते हैं। जो पेपर में मेंस में आ सकता है गरीबी क्या परिभाषित कीजिए, प्रीलिम्स में थोड़ी आएगा। प्रीलिम्स में तो क्या आएगा अब वो पढ़ते हैं, इसको दो आगे थोड़ा सा बड़ा करके ये आता है सब प्रीलिम्स में। गरीबी नापने की विधियां आ जाती हैं और इसी को ही अक्सर पूछा गया है और ये उम्मीद है कि फिर आएगा। तो देखो पहले तो आप देख लो गरीबी कितने तरीके की होती है। गरीबी दोस्तों होती है 2 तरीके की। एक होती है सापेक्ष गरीबी, लिखा है इतना बड़ा बड़ा। एक होती है सापेक्ष गरीबी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी माने गरीबी और सापेक्ष मतलब रिलेटिव। और एक होती है निरपेक्ष गरीबी, यानी कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी। 2 तरीके गरीबी हैं, एक सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि सापेक्ष गरीबी क्या है और निरपेक्ष गरीबी क्या है, मतलब हम कितने गरीब हैं आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सापेक्ष गरीबी क्या है पहले ये समझते हैं। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूँ अपने आप को ही, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ना बहुत अमीर है ना बहुत गरीब है, रोटी पानी चल रही है, छोटा मोटा घर है, अपना ज़िंदगी चल रही है बस दाल रोटी के साथ। ऐसा भी नहीं है कि कोई 5 स्टार होटल में रुक रहे हो या हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हो, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैदल पैदल चल रहे हो, बाइक है, गाड़ी है, तो मतलब मिडिल क्लास टाइप के लोग हो गए। तो हम सापेक्ष गरीब हैं कि नहीं ये कैसे पता होगा? ये ऐसे पता होगा कि हमारे पास जो पैसा है वो अंबानी जी, मुकेश अंबानी की तुलना में तो कम है ना। अंबानी जी के कंपैरिजन में तो हम बहुत गरीब हैं कि नहीं, समझ गए।
सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है तुलना करना, कि हम किसी इंसान की तुलना में गरीब हैं कि नहीं। जैसे अगर अंबानी जी की तुलना में हम देखा जाए तो हम उनके सामने बहुत छोटे हो गए पैसों के मामले में, तो हम अंबानी जी के सापेक्ष गरीबी के अकॉर्डिंग हम गरीब हो गए। लेकिन अगर किसी बहुत लोअर क्लास रिक्शा वाला जो बेचारा चला रहा है, ठेला लगा रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम शायद उससे ऊपर होंगे थोड़े से। तो ऐसे उसके हिसाब से हम देखा जाए तो अमीर हो गए, ठेले वाले के हिसाब से तो हम अमीर हो गए, लेकिन अंबानी जी के हिसाब से हम गरीब हो गए। यानी तुलना जब करोगे, कंपैरिजन जहां आएगा, उस गरीबी को कहते हैं सापेक्ष गरीबी। क्लियर? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी हम लोग रोटी कपड़ा मकान तो हम पे सब पे है, लेकिन हम किसी के सापेक्ष कितने पैसे वाले हैं वो वहां नापी जाती है सापेक्ष गरीबी। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी यानी आप अपने रिलेशन में कितने गरीब हो उसके कंपैरेटिवली वो होती है। तो इसमें क्लियर लिखा है कि विभिन्न आय वालों के बीच तुलना करने में, है ना, तुलना अभी मैंने बताया ना आपको, कंपैरिजन जहां होगा वहां हो जाती है सापेक्ष गरीबी। इस तरीके से दोस्तों प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो गया है। तो स्टेटमेंट तभी आप टैकल कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे जब आपको उस सापेक्ष गरीबी का कॉन्सेप्ट पता हो। तो ये तो दोस्तों हो गई सापेक्ष गरीबी। क्या हो गई? कंपैरेटिवली। जैसे हम जो है अंबानी जी के कंपैरेटिवली गरीब हैं, लेकिन किसी अगर कोई मान लीजिए ठेले वेले वाला हो, हम कह नहीं रहे, एक उदाहरण दे रहे, नहीं हो सकता ठेले वाला इतना 2-4 लाख रुपए कमाता हो महीने के, मतलब एक कोई ऐसा आदमी जो जैसे मजदूरी कर रहा है दिहाड़ी पे, उसके कंपैरेटिवली हम थोड़े से ऊपर हो जाएंगे तो उसके सापेक्षली हम अमीर हो गए। तो ऐसे है। अब देखो दोस्तों, सापेक्ष गरीबी को नापा कैसे जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैसे नापते हैं उसके लिए देखो दोस्तों, 2 तरीके होते हैं सापेक्ष गरीबी नापने के। एक को कहते हैं लॉरेंज कर्व और एक को कहते हैं गिनी गुणांक। ये दोनों भाई हैं जो सापेक्ष गरीबी नापते हैं। तो अभी तक तो क्वेश्चन जैसा आया है पीवाईक्यू, मैंने पिछले 10-15 साल के पेपर देखे हैं, तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक से सिर्फ इतना पूछा गया है कि ये क्या नापते हैं। ऑप्शन में दे दिया है, ए बेरोजगारी नापते हैं, बी महंगाई नापते हैं, मुद्रास्फीति नापते हैं, सी गरीबी नापते हैं, या डी कुछ और, ऐसे 4 ऑप्शन लगा दिए हैं। सापेक्ष निरपेक्ष को लेके आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हम क्योंकि पैटर्न बदल रहा है इसलिए हम थोड़ा सा डेप्थ में कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक आप समझ लो कि बस ये गरीबी नापते हैं, और गरीबी में भी स्पेशली देखा जाए तो ये सापेक्ष गरीबी नापते हैं। ठीक है, यानी मैं अंबानी जी की तुलना में कितना गरीब हूँ वो आपको या तो लॉरेंज कर्व से पता चलेगा या गिनी गुणांक से पता चलेगा। क्लियर? तो लॉरेंज कर्व क्या नापता है? सापेक्ष गरीबी। गिनी गुणांक क्या नापता है? सापेक्ष गरीबी। ठीक है, अब आप देखो दोस्तों, लॉरेंज कर्व के बारे में आपको देखना होगा। इसमें लिखा है ना, आय की असमानता नापने के लिए। आय की असमानता मतलब हम लोगों में अलग अलग कितनी आय है, जैसे मेरी इनकम अलग होगी, आपकी इनकम अलग होगी, अंबानी जी की इनकम अलग होगी, हमारे बापू की इनकम अलग है, ठीक है, तो पापा की अलग है, और लोग भाई छोटा भाई है उसकी इनकम अलग है। तो ये नापा जाएगा आय की असमानता, अलग अलग लोगों के पास कितनी इनकम है अलग अलग। असमानता का यही तो होता है, मतलब कि समान नहीं है। तो दोस्तों इसका जो 0 से लेके 100 के बीच में स्कोर होता है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्टेटमेंट में आ सकता है कि 1 से लेके 10 के बीच में हो सकता है, या 1 से लेके 50 के बीच में भी हो सकता है। ऐसे स्टेटमेंट आ सकता है ना लॉरेंज कर्व का, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। स्टेटमेंट 0 से लेके 100 के बीच में लॉरेंज कर्व का स्कोर नापा जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कितने से कितने के बीच में? 0 से लेके 100 के बीच में। किसका? लॉरेंज कर्व का। ठीक, या तो भैया पैसा 0 पैसा होता है किसी के पास, या भैया 100 पैसे होते हैं। ठीक है, या तो बिल्कुल ही गरीब हो जाएगा 0 पे। बिल्कुल गरीब कौन है? जिसके पास 0 हो गया। 100 इसमें मैक्सिमम स्कोर माना जाता है। तो लॉरेंज कर्व आपने समझ लिया। ऐसा ही दोस्तों सेम गिनी गुणांक है, आपको कोई टेंशन नहीं पालना। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि गिनी गुणांक क्या नापता है। तो क्या नापता है? गरीबी नापता है। गरीबी में भी पूछा जाए स्पेशली कौन सी गरीबी नापता है, तो सापेक्ष गरीबी नापता है। पूरा समझ गए आप? तो अभी तक आपने क्या पढ़ लिया? नीति आयोग पढ़ लिया। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। ठीक,
पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वही पान वाले पनगड़िया साहब, अरविंद पनगड़िया। जबकि पहले सीईओ कौन थे? वो खुला था जब, तो सिंधुश्री खुल्लर साहब। फिर आपने ये गरीबी पूरी देख ली, जिस पर रोटी कपड़ा मकान ठीक से नहीं है वो गरीब है। और लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक भी आपने देख लिया, गरीबी नापते हैं। लॉरेंज में 0 से लेके 100 के बीच का स्कोर है। और सापेक्ष गरीबी मतलब तुलना वाली गरीबी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कई लोगों को बड़ी शिकायत है कि मैं गाँव काहे चला गया, ठीक है। मुझे पता है तुम जीने नहीं दोगे। अब मुझे सच में कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बहुरानी आएंगी, कहेंगी कि तुमने 3 तरह की दुनिया पाल रखी है। एक तुम्हारी जॉब की दुनिया हो गई, नौकरी की दुनिया, मत दिन भर बिजी रहते हो। दूसरी दुनिया तुमने पाल रखी है अपने परिवार के और दोस्तों वाली, कि उस दोस्त के संग के इस दोस्त के संग। तीसरी दुनिया की शादी करने से पहले यूट्यूब पे 10,000 बच्चे पाल रखे हैं तुमने। अब तो 11,000 बच्चे होने वाले हैं भगवान की कृपा से। तो बहू कहेगी मेरा नंबर कब आएगा, मुझे कब टाइम दोगे, इतना टाइम सेट कर रखा है। दोस्तों आप लोग मेरे बच्चे नहीं हो, आप मेरे भाई बहन हो एकदम, और सब दोस्त आ रहे हैं आपस में, ठीक। तो ये आपने दोस्तों पढ़ लिया सब। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड कौन सी है? निरपेक्ष गरीबी, ठीक। इसको और बड़ा कर दें आप कहो तो। हम तो सब करना सीखे हैं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सीखे हैं, मतलब थोड़ा ही थोड़ा सीखे हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको। निरपेक्ष गरीबी क्या होती है दोस्तों? सापेक्ष तो हो गई कंपैरेटिवली वाली, कि मैं अंबानी जी की तुलना में गरीब हूँ। निरपेक्ष होती है कि मैं ओवरऑल ही गरीब हूँ, किसी की तुलना में नहीं, मैं हूँ ही गरीब। मेरे पास ना पहनने को अच्छे कपड़े हैं, ना मेरे पास खाने को अच्छा खाना है, ना मेरे पास रहने को अच्छा मकान है। वो ओवरऑल गरीब है, किसी की तुलना में नहीं है, वो ओवरऑल ही गरीब है। तो वो निरपेक्ष गरीबी, इंग्लिश में कहते हैं ना एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली कहते हैं ना, यस यस एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब होता है पूरी तरह। तो बेचारा वो पूरी तरह ही गरीब है, ठीक है। तो पूरी तरह ही गरीब है, इसके बारे में आपको क्या जानना है वो समझो। कि ये एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी है, ये इसके बारे में कौन से अर्थशास्त्री की बुद्धि में पहले आया। ये अर्थशास्त्री तो मर गए, लेकिन हमारे लिए जान पैदा करेगा यहाँ पे कि पढ़ो पढ़ो तुम, और तुम्हारी इसी पढ़ पढ़ के तुम जो है एक दिन मर जाओगे यही पढ़ते पढ़ते, ठीक है। बताओ, ऐसी गरीबी का कॉन्सेप्ट देगा, हमें याद करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपने एक संस्था सुनी होगी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO सुना है आपने? अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से अभी तक, आपकी तैयारी सही चल रही होगी, तो एक संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय दोस्तों बताओ कहाँ है, कमेंट में बताओ, हेडक्वार्टर बताओ इसका। चलो चलिए चलिए बताइए बताइए। 2 सवाल हो गए, एक तो नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष CEO बताना है, और FAO का आपको हेडक्वार्टर बताना है। तो ये जो FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल रहे थे दोस्तों पहले, उनका नाम है वाइड बॉल। मतलब वाइड होती है ना क्रिकेट में, तो वाइड बॉल के नाम से याद रखना कि FAO के जो है जो डायरेक्टर जनरल है, वाइड नाम है उनका, वाइड। इन वाइड बॉल ने इसी वाइड ने जो है पूरी निरपेक्ष गरीबी के कॉन्सेप्ट को दिया था। ये कौन है? वाइड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पहले डायरेक्टर जनरल। कौन? वाइड बॉल वाले वाइड साहब, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से लिखा भी है, तो आप और थोड़ा इसको बड़ा करो, जल्दी बिगड़ जाएगा। तो वाइड साहब ने जो है निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा दी थी। क्लियर? आर वाइड लिखा हुआ है ना, ये लिखा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के प्रथम महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल आर वाइड के द्वारा निरपेक्ष गरीबी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया था। क्लियर? निरपेक्ष गरीबी आपने समझ ली क्या होती है? जो बेचारा पूरी तरीके से ओवरऑल गरीब हो, और उसके बारे में बताया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल रहे थे। पहले डायरेक्टर जनरल थे वाइड बॉल। क्रिकेट में एक वाइड बॉल चलती है ना, कई लोग सोचते होंगे मेरा एक हाथ ही क्यों उठा है। दोस्तों दूसरा, आपके हाथ के बारे में आपको पता ही है कि मेरा हाथ ये वाला ठीक नहीं है। मैं कई बार अक्सर बताता रहता हूँ भाई, कई लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है। मैं अपनी जैसा है वैसी मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है। मैंने एक वीडियो में और बताया था इसके बारे में, क्योंकि इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। जो चीज़ प्रकृति ने दी है उसको स्वीकार करना चाहिए। एक हाथ मेरा डैमेज है और दूसरा हाथ में लेकिन भगवान ने इतनी ताकत दी कि मैं, मतलब भगवान ने मुझे इतना टैलेंट दिया, मैं खुद ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि एक हाथ मेरा चाहे कैसा भी हो, लेकिन उतनी कलाएं मुझे दी भगवान ने कि मैं
आपके सामने कुछ कर पा रहा हूँ, ये एक कला ही तो है कि अपनी बात को आपके सामने अच्छे से रख पाऊँ, तो मैं खुश हूँ दोस्तों अपनी ज़िंदगी में, टेंशन मत लो। तो भारत में निरपेक्ष गरीबी की, हाँ दोस्तों अब इधर बढ़ते हैं अपन। ठीक, इंडिया में कौन सी गरीबी नापी जाती है? इंडिया में जो गरीबी हम नापते हैं, जो आंकड़े आते हैं गरीबी को लेके, वो सापेक्ष गरीबी को लेके आते हैं या निरपेक्ष गरीबी को लेके आते हैं? ठीक, तो इंडिया में जो गरीबी के आंकड़े लेके आता है दोस्तों, वो निरपेक्ष गरीबी के अनुमानों पर लाए जाते हैं। समझ गए? क्वेश्चन आ सकता है ये स्टेटमेंट में कि हिंदुस्तान, भारत में जो गरीबी की गणना की जाती है वो सापेक्ष गरीबी के आंकड़ों पर की जाती है। गलत हो जाएगा। किस पर की जाती है? निरपेक्ष गरीबी पर। ठीक है, तो यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे इंडिया में गरीबी नापी जाती है। लिखा है ना, भारत में निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा है। ठीक, उसमें भी साहब कैसे गरीबी नापते हैं इंडिया में? पहला तो ये कि निरपेक्ष गरीबी भी नापते हैं। दूसरा ये होता है दोस्तों कि जैसे हमारी फैमिली कितना खा पी पा रही है, कितनी चीज़ें खरीद पा रही है, उसके बेसिस पे इंडिया में गरीबी नापी जाती है। समझे? बस परिवार कितना उपभोग पर कर पा रहा है, उपभोग समझते हो ना, कितना कुछ खा पी लिया, कुछ ना कुछ खरीद लिया, उपभोग पर कितना व्यय कर पाया, कितना खर्चा हमने उपभोग के लिए कर दिया, उसके बेसिस पे हिंदुस्तान में गरीबी नापी जाती है। दोनों क्लियर हो गया? पहली चीज़ तो कि निरपेक्ष गरीबी पे नापी जाती है, लिखा हुआ है ना निरपेक्ष गरीबी पे। दूसरी चीज़ ये कि परिवार कितना उपभोग पे व्यय कर पा रहा है, उसके आधार पर नापी जाती है। ठीक, और हिंदुस्तान में गरीबी को नापने का ठेका किसने ले रखा है पता है? वही भाइयों बहनों 1 जनवरी 2015 को जो आए थे नीति आयोग। पहले योजना आयोग करता था, फिर योजना आयोग की समाधि हो गई, तो अब नीति आयोग कर रहा है। तो निरपेक्ष गरीबी के आधार पर तो हिंदुस्तान में गरीबी के आंकड़े आते हैं, और उसके भी देखा जाए तो फैमिली कितना खा पी पा रही है, उपभोग पर कितना खर्चा कर पा रही है, उसके भी हाथ पे आते हैं। और पूरा गरीबी का ठेका किसने ले रखा है रिपोर्ट निकालने का? नीति आयोग ने। ठीक, अब दोस्तों आपको एक चीज़ और समझनी है कि मैंने आपको बताया ना उपभोग करना है, खाना पीना कितना कर पाओ, उपभोग का मतलब यही तो होता है। तो जो तय किया गया हिसाब किताब है वो ये है कि अगर आप गांव के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप 2400 कैलोरी अगर कंज्यूम कर रहे हैं, 2400 कैलोरी 2400 या उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप अमीर हैं साहब। 2400 कैलोरी अगर ठूस लेते हो दिन में तो अमीर हो। कहाँ पे? गांव में रह रहे हो अगर तो। और अगर लेकिन अगर शहर में रह रहे हो और 2100 कैलोरी ठूस रहे हो, तब भी आप अमीर हो। देख रहा है विनोद कैसे कैलोरी कैलोरी खेल के गोल गोल घुमाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप रह रहे हो तो 2400 कैलोरी अगर आप दाएं 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 लगे हो, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, 2400 कैलोरी होगी, साहब मैं अमीर हो गया, है ना। अब मेरे पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। वो यस बॉस पिक्चर का गाना है ना, एक बहुत अच्छा गाना, याद नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया गाना था, याद आएगा तो बताऊंगा। बस इतना सा ख्वाब है कि 2400 कैलोरी मिल जाए और मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है, और इधर शहरी क्षेत्रों में अगर रह रहे हो, बड़े शहरों में रह रहे हो, तो मार लेना 2-3 कप जो है बढ़िया कॉफ़ी शॉपी और 1-2 पिज्जा ठूस लेना, बर्गर ठूस लेना, 2100 कैलोरी से एकदम धाए से अमीर हो जाओगे। फिर फ़ोन मिलाना अपने, सीधे ससुर जी को फ़ोन मिलाना, हाँ जी मुझसे अमीर कोई नहीं है, 2100 कैलोरी तो 1 घंटे में खा लेता हूँ। ठीक है, रिश्ता पक्का समझो क्या? ठीक है, गांव वाले अपना रिश्ता पक्का करवाने हो तो अमीर बन जाना 2400 कैलोरी में। ठीक दोस्तों, ये हिंदुस्तान में ये आंकड़े हैं। अब ये आंकड़े कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं, ये तय करने का काम सरकार का है, मीडिया का है। हमारा काम तो पढ़ने का है और सिलेक्शन लेने का है और सिलेक्शन दिलवाने का है। ठीक दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया पूरा अभी तक निरपेक्ष गरीबी के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक सुना होगा आपने, विश्व बैंक। विश्व बैंक में दोस्तों एक अलग ही कहानी चल रही है। विश्व बैंक कहता है कि हम कैलोरी फैलोरी नहीं मानते, हमें दिखाई देता है डॉलर। क्या दिखाई देता है? डॉलर। भाई विदेश में तो डॉलर चलता है ना, विश्व बैंक तो विदेश में है, तो डॉलर के हिसाब से नापता है वर्ल्ड बैंक कि अगर आप पे इतने डॉलर हैं तो आप अमीर हो, उतने डॉलर नहीं है तो आप अमीर नहीं हो, गरीब हो। तो कितने डॉलर की व्यवस्था की गई है? तो 1.90 डॉलर अगर पर डे कोई व्यक्ति कमा रहा है, कितना? 1.9 लिखा हुआ ना, 1.9, $1.9 यार
$1 कितने रुपए के हिसाब के होगा? आसपास 88 रुपए के आसपास है। 1.9 मतलब लगभग 2 के बराबर। इसका मतलब यार 88 दूनी कितने हो गए? 176 हो गए क्या, है ना? और क्या, गणित मेरी थोड़ी सी कमजोर है। पैसा बहुत जल्दी गिन लेता हूँ, लपक के हाल 500 का तो हाल देख लूंगा, लेकिन गणित कोई करवाए तो नहीं गिन पाता। तो 88 गुणा 2 या 80 दूनी 160, 176 रुपये। बताओ, 176 रुपये लगभग कोई कमा रहा है तो साहब अमीर है, बताइए। वो भी वर्ल्ड बैंक कह रही है। पता नहीं कौन सी गरीबी नपवा रहे हैं ये। खैर छोड़ो दोस्तों, पता नहीं कौन सा आंकड़ा है ये, लेकिन यही है, याद आपको यही करना है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि $1.90 अगर आपके पास है तो आप अमीर हो। जबकि नीति आयोग कहता है कि गांव में रह रहे हो तो 2400 कैलोरी और शहरों में रह रहे हो तो 2100 कैलोरी। क्लियर है? अब देखो दोस्तों कि भारत में गरीबी निर्धारण करने का जो इतिहास रहा वो क्या रहा। इंडिया में तो देखनी पड़ेगी कि कब से गरीबी नापी जा रही है, ठीक है। तो वैसे तो इंडिया सोने की चिड़िया रहा है साहब, लेकिन फिर भी गरीब तो बहुत रहे हैं, आज भी बहुत गरीब है। ठीक दोस्तों, बस एक छोटी सी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गरीबी के नाम से याद आ गया कि मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, बहुत गर्मी आ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अगर आपको कोई ई रिक्शे वाला या कोई ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, जो साइकिल पे सब्जी बेचे, ठेले पे बेचे, और वो आपको दिखे व्यक्ति और आप उससे कुछ नहीं तो दोस्तों एक बार ठंडा पानी पिला देना, ठीक है। ये ह्यूमन नेचर है, मदद करनी चाहिए लोगों की, है ना। आज कहना नहीं चाहिए दोस्तों, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए हैं। हम अक्सर अगर कुछ देखो, हर चीज़ में पैसा खर्च नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को 100 रुपये दे देना, पानी पिलाने में तो कुछ नहीं जा रहा ना। उसको अगर ठंडा पानी पिला देंगे तो वो पानी पी के तो खुश हो ही जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको खुशी मिलेगी कि आपने किसी को पानी पिलाया, वो भी ठंडा। उस खुशी की कोई कीमत नहीं है, वो एकदम अनमोल खुशी होगी। तो मेरा दोस्तों निवेदन है, कोई आपको अगर बेजुबान जानवर दिखे या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो गरीब हो, सब्जी अब्जी बेचता है ना, धूप में बेचारे कहाँ ठंडा पानी उन्हें मिलता है, तो उन्हें प्लीज़ ठंडा पानी पिला देना अगर आपको दिखें तो पहले मैं खुद ही पी लूँ दोस्तों पानी, मुझे भी थोड़ी सी प्यास लगाई है ना, तो मैं भी पी लेता हूँ ज़रा एक घूंट। पानी के नाम पे दोस्तों मैं प्यासा आदमी हूँ, देख लो पानी पी रहा हूँ, बस एक सेकेंड। आज ही हम टॉपिक नंबर 7 दोस्तों सुहा करके ही जाएंगे। मजे में चल रही दुनिया आप लोगों की, पेपर आपका आ गया, धूम धड़ाके के साथ तैयारी करो भाई। करंट अफेयर्स में हम धुआं मचाई हैं, स्माइल करा करा के करंट अफेयर्स याद कराई जा रही है आपको। अब तो इकोनॉमिक्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट में भी कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो साहब इतिहास पढ़ेंगे साहब गरीबी का। वो इतिहास तो हमारा यानी अतीत हो गया, अतीत हो गया। अतीत में हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज होते हैं तो दादाजी होते हैं, तो बिना दादाजी के तो कोई काम होना ही नहीं है। तो दादाजी तो आएंगे ही आएंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में गरीबी नापने का ठेका लिया। कौन नापेगा? मैं नापूंगा। दादाजी एकदम, दादा भाई मैं नापूंगा, मैं नापूंगा। तो कैसे नापेंगे? तो इन्होंने अपना जिक्र किया अपनी किताब में। किनने? दादाजी ने। कौन दादाजी? दादा भी हैं और भाई भी हैं और नौरोजी भी हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने बहुत फेमस किताब है, आपको पता होगी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत शानदार किताब है, कभी आप पढ़िए। मॉडर्न हिस्ट्री अगर दोस्तों मुझे मौका मिला, समय मिला, तो मैं आपको बहुत शानदार तरीके से कराऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, अगर हमने इकोनॉमिक्स सही टाइम पे ख़त्म कर ली तो हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी करा देंगे। बहुत कमेंट आ रहे हैं। अपन का भगवान की कृपा से दोस्तों सभी सब्जेक्ट्स में एवरेज नॉर्मल नॉलेज है, तो हम आपको समझा देते हैं चीज़ें। तो ये साहब किताब थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में पहली बार दोस्तों, पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए दादाजी, तो पहली बार जो है रब्बा बहनू प्यार हो गया गरीबी को लेके। दादा भाई नौरोजी ने गरीबी के बारे में जिक्र किया, पहली बार गरीबी की मापने का, कि साहब कितना मापेंगे, कितनी है कितनी नहीं है। तो ये जिक्र किया गया दादा भाई नौरोजी ने अपनी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, अब आपकी खोपड़ी चलवाऊंगा थोड़ी सी। तीसरा सवाल आ गया कमेंट बॉक्स का, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है, ये बताइए चलिए कमेंट में। मैं चाहता तो यहाँ लिख देता, लेकिन आपके लिए छोड़ दिया मैंने। किस वर्ष ये पुस्तक प्रकाशित हुई, ये आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस 2022 में आ चुका है, 2022 एंड 2023 में आया था। मैंने आज देख रहा था पीवाईक्यू, तो मैंने देखा इसको, तो आपको ये कमेंट में बताना है। तो दादा भाई नौरोजी ने इस पूरी किताब के बारे में दोस्तों
गरीबी के मापने का उल्लेख किया। क्लियर है? किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अब दोस्तों हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गरीबी का पूरा गेम शुरू। और ये हम आज कहानी खत्म करके ही जाएंगे। 1-1.25 घंटा आप झेलो भाई, झेलना क्या है, मजे ले रहे हो और पढ़ रहे हो, 25 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। अभी अगर झेल लोगे तो बाद में नहीं झेलना पड़ेगा। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति कह के गया है कि आज अगर पसीना बहा लोगे तो कल आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। तो दोस्तों प्रमुख समितियां जो हैं वो आप देखो गरीबी से रिलेटेड। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाते सुनाते आपको ये सारी कमिटियां याद करा दूंगा, आप हंसते हंसते और कहानी आपको याद हो जाएगी, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो दादा भाई तो हमारे अतीत में थे, तो अतीत में तो पूर्वज होते हैं, पूर्वज हमारे दादा थे, तो दादाजी ने तो साहब गरीबी वाला हिसाब किताब देखा ही था। अब समितियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले एक डंडा लेके, डंडा होता है लठिया, तो डंडा लेके रथ पे निकले। जब रथ पे जाओगे तो डंडा मारोगे कि नहीं मारोगे, घोड़े को थोड़ा सा हाँकने के लिए, तो डंडा लेके रथ पे निकले। पहली समिति हुई दांडेकर और रथ समिति। ठीक है, ये पूरा पूरा नाम मैंने लिख दिया है दोस्तों, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस ऑप्शन देखने हैं कि कहाँ डंडा दिख रहा है, कहाँ रथ दिख रहा है, टनटनाते हुए गोला भर देना। तो सबसे पहले दांडेकर यानी डंडा लेके, और काय पे निकले, रथ पे। ठीक, डंडा लेके रथ पे निकली पहली कमेटी। भाई रथ पहले, सबसे पहले बारात जा रही है कि नहीं जा रही, तो डंडा लेके रथ पे निकली समिति। और कब निकली है साहब? 1971 में। कब निकली? 1971 में। डंडा लेके रथ में कब पे निकले? 1971 में। क्लियर? और इन्होंने कहा कि जो गांव हो चाहे शहर हो, गरीबी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है ना। जहाँ प्यार, एक बड़ा अच्छा गाना है ना, है रीत जहाँ की, उसमें है रीत जहाँ की प्रीत सदा, तो काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ऐसे ही गांव वालों का और शहरों का कोई भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ठीक है, तो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, दोनों के लिए कोई अलग पैमाना नहीं होगा। गरीबी नापने के लिए कोई अलग पैमाना नहीं होगा, दोनों का पैमाना सेम होगा। तो ये बात किसने कही? डंडा लेके निकले थे रथ पे 1971 में साहब। और अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था वो 2400-2100 कैलोरी वाला बताया था, इन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया, 2250 कैलोरी होनी चाहिए साहब। 2250 कैलोरी, 2400-2100 वाला अलग अलग था, वो खत्म। डंडा लेके रथ पर निकले सबसे पहले 1971 में, और 2250 कैलोरी दोनों के लिए बराबर कर दी, चाहे गांव वाला हो चाहे शहरी हो। क्लियर? 2250 कैलोरी डंडा लेके रथ पर निकले। याद हो रहा है? ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या हुआ, कहानी समझोगे तो याद हो जाएगा, बाकी रटना तो, रटने में आप तेज हैं तो आप रट लीजिए, हम तो आपको समझा भी रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फिर देखो दोस्तों क्या हुआ, अब डंडा लेके रथ पे निकल आए। ठीक, अब एक आ गया एक तूफानी व्यक्ति, जिसको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये बराबर कैसे चल रहे हैं गांव और शहर वाले। ऐसे भी तो लोग होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हें बराबर नहीं कर सकते, हम काले गोरे का भेद करेंगे, हम शहरों में और शहरी लोगों में और ग्रामीण लोगों में अंतर करेंगे। तो एक अगले व्यक्ति आ गए, उनका नाम ही अलग है, उनका नाम ही अलग है अलग समिति, अलग निरंजन होता है ना, बस वही अलग अलग। इन्होंने अलग कमेटी बनी, और इन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग कर दिया। दांडेकर और रथ ने तो बराबर रखा था, लेकिन अलग ने तो नाम भी अलग लिखा हुआ है, तो इन्हें तो बर्दाश्त होना ही नहीं था, इन्हें अलग कर दिया। और इन्होंने ही दोस्तों किया कि ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100। क्लियर? ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी के लिए 2100, कोई दिक्कत तो नहीं है। दांडेकर ने कहा था बराबर कर दो 2250, जबकि अलग ने कर दिया अलग अलग, 2400-2100 कर दिया। अलग कब आए? 1979 में। डंडा कब आए थे रथ लेके? 1971 में। ये कब आए हैं अलग करने? 1979 में। ठीक है, फिर क्या हुआ साहब, डंडा आ गया, अलग कर दिया, अब लकड़ियाँ आएगी लकड़ी आ गई साहब, लड़की वाले लकड़ी वाले, कई लोग इसको लड़का वाला भी पढ़ देते हैं, कई लोग लकड़ा वाला कर देते हैं। तो अब आ गए साहब 10 साल बाद, ये 10 साल हो गई ना इनको,
1979 में अलग कर दिया था, फिर 10 साल बाद इन्हें चैन पड़ा, लकड़ा वाले लकड़ियाँ लेके आ गए अपनी। इन्होंने कहा एक नया कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा बड़े में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है दोस्तों, मस्त मज़ा आ रहा है ना। पहले डंडा आ गया, रथ आ गया, अब अलग कर दिया, अब लकड़ाऊ आएगा। लकड़ियाँ लेके चले आए मेहमान हमारे, लकड़ा वाला इनका नाम है साहब। इनने देखो एक नई कहानी लेके आई है। इन्होंने ये कहा कि ये अलग के भी बाप थे। थोड़ा सा और नीचे कर दो, थोड़ा उड़ गए ना, ये लकड़ा वाला भी दिखने चाहिए। अब सही है, अब आपको थोड़ा सा लकड़ा वाला भी दिखेगा। ये अलग के भी बाप थे। अलग ने तो कम से कम गांव और शहर अलग अलग किए थे। इन लकड़िया वालों ने तो लकड़ी ले लेके सब सारे जो है राज्य अलग अलग कर मारे। डंडा और रथ तो बराबर वाले थे, गांव के लिए और शहरी के लिए बराबर। अलग ने ग्रामीण और शहरी अलग अलग कर दिए, और ये सबके बाप थे। इन लकड़ा वालों ने हर राज्य के लिए, हर स्टेट के लिए गरीबी के अलग अलग पैमाने तय करने की सिफारिश करी। ये बिल्कुल ही जो है समानता के मतलब पक्ष में नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग हुए। तो लकड़ा वाला ने क्या किया, प्रत्येक राज्य के लिए गरीबी का अलग निर्धारण कर दिया। किसने कर दिया? लकड़ियाँ लेके आए थे, पूरी छाट दी इनने। ये डले उत्तर प्रदेश, ये डले मध्य प्रदेश, ये बिहार वहाँ साइड में गए, लकड़ी से ऐसे ऐसे करके छान दिया। ठीक है, लकड़ी से तो करते हैं, इसको उठा के बाहर रखो, उसको उठा के बाहर रखो, है ना। तो लकड़ा जो है, लकड़ा वाला साहब इन्होंने अलग अलग कर दिया प्रत्येक राज्य के लिए। और अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, इन्हें अलग अलग किया सो किया, और ज़्यादा इन्होंने असमानता के लिए आगे बढ़े कि और इन्होंने मतभेद किया। मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको याद करा रहा हूँ। लकड़ा वाला आ जाए लठिया लेके पहले हम में ही दें, सुझा दें हमें मार मार के कि हमारी बुराई कर रहे हैं। हम बुराई नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं इनने जो कारनामे किए वो। ठीक है, फिर क्या किया इनने साहब, देखो इन्होंने राज्य तो अलग अलग किए ही, स्टेट तो अलग अलग किए ही, लेकिन एक चीज़ और करी कि जो गांव वाले हैं और जो शहर वाले हैं, इनमें भी मूल्य सूचकांक यानी प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे भी अंतर होगा। नहीं समझे ना, मैं समझा रहा हूँ, बहुत डेप्थ में समझना भी नहीं है, बस जो इंडेक्स समझते हो आप, WPI आता है, CPI आता है, मतलब सूचकांक जो जारी होती है ना रिपोर्ट्स, उसको सूचकांक ही तो कहते हैं। तो सूचकांकों के आधार पर ग्रामीण और शहरों में मतभेद करने की यानी अंतर करने की भी सिफारिश इन्होंने लकड़ा वाला साहब ने की। राज्य तो अलग अलग कर ही दिए, लेकिन ग्रामीण और शहरों में भी सूचकांक के आधार पर अंतर कर दिया। और देखो कितना बड़ा अंतर था दोस्तों कि CPI के आधार पर तो ये गरीबी नापी जाएगी। CPI जानते हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहते हैं ना इसको, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक लिखा है ना ये, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। लेकिन गांव में देखो क्या कहा गया दोस्तों, एग्रीकल्चर लेबर कहा गया गांव वालों को, लेबर कहा गया है गांव वालों को। जबकि शहरी वालों के लिए CPI तो सेम है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो यहाँ पे भी है। लेकिन अगर शहरी में दोस्तों कोई काम कर रहा है तो उसे इंडस्ट्रियल वर्कर कहा गया। देख रहा है विनोद, गांव में जो है लेबर है, मतलब गांव वालों को लेबर कह दिया, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर लेबर, जबकि शहरी वालों को इंडस्ट्रियल वर्कर कहा गया। देखो काम दोनों का सेम है, जो फावड़ा चला रहे होंगे, लेकिन ग्रामीण वालों को लेबर कह दिया, जबकि शहरी वालों को वर्कर कहा है। वर्कर करने, भाई हम सब वर्कर हैं, तो बड़ा पॉजिटिव फीलिंग आती है। और कोई कहता है लेबर हो तुम, तो ऐसे मुंह डाउन हो जाता है, हाँ साहब लेबर है। तो शब्दों का खेल है दोस्तों, किसी को कातिल कह दो तो खुश हो जाती है, और किसी को हत्यारिन कह दो तो एकदम तो शब्दों का तो खेल ही है ना। तो लेबर और वर्कर काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन बताओ ग्रामीण वालों को इन्होंने ये कह दिया। तो इस तरीके से दोस्तों लकड़ा वाले ने राज्य तो लकड़ी लेके अलग अलग कर दिए, उसमें भी ग्रामीण और शहरों में मूल्य सूचकांक के आधार पर अलग अलग किया। ग्रामीण वालों को एग्रीकल्चर लेबर कहा गया, जबकि शहरी वालों को इंडस्ट्रियल वर्कर कहा गया। क्लियर? अब दोस्तों अगली कमेटी पढ़ते हैं हम, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी रिवीजन भी कराएंगे हम, इसका पूरा रिवीजन होगा टनटनाते हुए, चिंता मत करो। ऐसा थोड़ी नहीं आगे बढ़ते चले जाएंगे, बिना रिवीजन किए तो हमारा कोई काम होता ही नहीं है। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, उसमें भी हम 5-10 बार रिवीजन करा देते हैं। अब लो, सचिन तेंदुलकर साहब के बड़े भाई साहब आ गए, सुरेश तेंदुलकर साहब। आपने कितनी समितियां पढ़ ली? सबसे पहले डंडा लेके रथ पे निकले थे दांडेकर और रथ समिति,
1971 में, ठीक है। उसमें दोनों का बराबर था, ग्रामीण का शहरी का, 2250 कैलोरी। फिर अलग साहब आ गए 1979 में, वाई की अलग समिति, उन्होंने अलग अलग कर दिया, 2400 गांव वालों के लिए, 2100 शहरी वालों के लिए। फिर ये लकड़ा वाले ने तो आप जानते हो पूरा कहानी रच दी। अब दोस्तों आपको याद होगा तो 2003 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, याद है कि नहीं? फाइनल इन दोनों के बीच में खेला गया था। सौरभ गांगुली तब भारत के कप्तान हुआ करते थे और रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे। याद तो होगी कहानी। जो लोग नए खिलाड़ी है वो नहीं पता, लेकिन हम लोग जो 28-29 साल के उनके लिए ये बहुत मेमोरेबल मूवमेंट था, हमारे लिए तो था दोस्तों। तो रिकी पॉन्टिंग ने सेंचुरी मारी थी फाइनल में, याद है? तो कहा गया था कि वो साहब बैट में स्प्रिंग लगाई है उसने, एक हाथ से छक्का मार देता है, याद आया? तो उसी 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो सचिन तेंदुलकर 2003 में सबसे ज़्यादा रन बना के गया और उसके अगली साल 2004 आ गई और उन्हीं के बड़े भाई साहब को सुरेश तेंदुलकर की समिति बना दी गई। ऐसे आपको याद रहेगा। यहाँ वर्ल्ड कप से लिंक करके, जैसे वर्ल्ड कप 2003 में हुआ उसके अगले साल ही सुरेश तेंदुलकर ने गरीबी को लेके एक कमेटी बना दी। अब इंडिया वर्ल्ड कप जीत नहीं पाई तो तेंदुलकर साहब का कोई काम था नहीं, तो लास्ट सोचा गरीबी नाप दूं बैठे बैठे, है ना? तो तेंदुलकर ने एक नई कहानी लेके आए दोस्तों। देखो तेंदुलकर साहब तो बढ़िया आदमी है, तेंदुलकर फैमिली बहुत अच्छी है, चाहे सारा तेंदुलकर हो, आहा आहा, देख देख सारा का नाम पे कैसे कैसे एकदम दांत फड़ फड़ के हंस रहे हैं। अब तो शुभमन गिल ले गया उसे अब तुम सुरेश तेंदुलकर देखो, सारा तेंदुलकर मत देखो तो सुरेश कैसे हंस रहे हैं मुंह फाड़ फाड़ के। तो सुरेश तेंदुलकर साहब तो बढ़िया आदमी है, क्यों? क्योंकि तेंदुलकर फैमिली बहुत अच्छी है। तो इन्होंने कहा कि यार गरीबी नापने में तुम सिर्फ रोटी कपड़ा मकान कैलोरी सैलोरी है क्या नाप रहे हो, उल्टी सीधी चीज़ है। तुम नापो भाई साहब कि कोई व्यक्ति जिंदगी जीने की कला रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा। मान लो किसी पे पैसा तो बहुत हो लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नहीं हो, तो काहे का अमीर है वो, है कि नहीं? बात तो बढ़िया है ये। जिंदगी जीने की अदा कितनी आपके पास है, ये भी तो जरूरी है। पैसा ही थोड़े होता गरीबी में सब कुछ। हमारे एक जानने में है भाई, नाम नहीं ले रहा मैं, हमारे संग है, एडीएम है, नाम नहीं ले रहा मैं, हो सकता है ये वीडियो उनके पास पहुंच जाएगी तो समझ जाएंगे। वो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, मतलब एडीएम साहब हैं। एडीएम साहब पे शुरू से ही, मतलब बहुत टाइम से उनकी कई सारी नौकरी कर रहे हैं, लगभग 15-16 साल 18 साल हो भी गई उनकी नौकरी करते करते। पैसा उनके पास खूब सारा है क्योंकि एडीएम है साहब, मतलब सैलरी बहुत अच्छी है उनकी और उनके फैमिली में बेटे बेटे भी सेटल हो गए। लेकिन फिर भी खुश नहीं है क्योंकि फैमिली में मतलब बेटे जो है कहीं और रह रहे हैं, पापा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और एडीएम साहब की जो बोलना नहीं चाहिए, मतलब फैमिली में बहुत टेंशन है। तो पैसा चाहे कितना भी हो लेकिन ज़िंदगी में खुश नहीं है वो। उन्हें अक्सर कभी उनसे मिलो तो कहते हैं यार संभव ऐसा लगता है आज रात में फांसी पर टंग जाऊँ, एडीएम साहब ओके। तो सोचिए, तो ज़िंदगी जीने की अदा भी तो होनी चाहिए, ज़िंदगी जीने की हुनर, ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ हैं वो भी तो गरीबी अमीरी के बीच में ज़रूरी है ना। आप पैसों से चाहे कितने भी अमीर सही, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में गरीब हैं तो फिर गरीब ही हैं। तो ये बात सुरेश तेंदुलकर लेके आए, कितनी अच्छी बात लेके आए ना तेंदुलकर साहब। जय हो, आपने कुछ तो सोचा। तो क्या होना चाहिए आपके पास? आप एजुकेटेड कितने हैं, आपका हेल्थ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मतलब हैप्पीनेस कितनी है। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट ऑफ लिविंग कहलाती है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग ही तो है कि आप कितनी स्माइल के साथ जी रहे हैं। तो वो पूरी कॉन्सेप्ट कौन लेके आए गरीबी को नापने में? सुरेश तेंदुलकर। क्लियर हो गया है ना? मस्त मजा आ गया ना? 3-4 समिति आपने मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ भी लिया आपने। सुरेश तेंदुलकर समिति पढ़ लिया आपने वो भी पढ़ ली, क्या नाम है, अरे सबसे पहले कौन सी थी? डंडा रथ 1971 में। फिर आपने अलग कर दिए, 1979 में आए थे अलग, उन्होंने 2400-2100 कर दिया। फिर बीच में वो आ गए साहब हमारे, इनसे सुरेश तेंदुलकर से पहले जो आए थे लकड़ी वाला, उन्होंने राज्य अलग कर दिए। और सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर गांव वालों के लिए, जबकि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर शहरी वालों के लिए। सुरेश तेंदुलकर ने हमें बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी हुआ जिसने ये सोचा कि ज़िंदगी जीने का हुनर भी तो गरीबी में नापा जा सकता है। ठीक दोस्तों, अब अगली पढ़ते हैं। ये एक और आई,
उनका नाम है दोस्तों रंगराजन समिति। ठीक है, ये आखिरी कमेटी है। इस तरीके के बाद आपका ये देखो जो लाइन थी ना मछली, ये तालाब जैसी, ये खुशी की लाइन होती है कि गरीबी का टॉपिक खत्म, मजा आ गया। तो गरीबी तो दोस्तों यही खत्म कर देंगे हम रंगराजन कमेटी पर, क्योंकि हम वही करा रहे हैं जो हमें लगता है पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इकोनॉमिक्स का इतना मोटा ग्रंथ आ जाएगा, पूरी साल पढ़ते रहोगे, इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगी। आप भरोसा रखिए दोस्तों, हम कह रहे हैं आपने अगर इतना पढ़ लिया जितना हमने पढ़ाया है, इसके साथ में अगर दोस्तों आपने PYQ लगा लिए, PYQ भी देखो ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ इतना पढ़ो, इतना पढ़ो जो हम पढ़ा रहे हैं 8-10 क्लासेस में, इसके साथ आप PYQ कर लो। और करंट अफेयर्स तो हम करा ही रहे हैं, इकोनॉमिक्स ही करंट अफेयर्स कर लो, आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा, विश्वास मानिए। ठीक है, कैसे पेपर हैंडल करना है वो मैं जुलाई में बताऊंगा आपको। मेरी पूरी टीम इस पर बहुत बड़ा एक मैसेज देगी आपको कि पेपर में, एग्ज़ाम हॉल में किस माइंडसेट से आप जाएंगे कि आपका कट ऑफ पार हो जाए। क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो, तो हम विश्वसनीयता को भंग नहीं करेंगे। आप एकदम ट्रस्ट करके जाइएगा, देखना आपको इस बार अच्छे मार्क्स से पास होंगे आप। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो ये नहीं है कि यहाँ से कोई मंत्र फूंक देंगे और आपका काम हो जाएगा। आप मेहनत करिए, बाकी गाइडेंस वास्तव में हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि आपको बेहतर दे सके। तो रंगराजन समिति साहब, इनने क्या किया, इनने कहा हटाओ कुछ नहीं, पैसा देख लो कि गांव में अगर कोई 972 रुपये कमा रहा है, 729 होते हैं कि नहीं होते तो 972 रुपया कोई कमा रहा है गांव में, तो भाई साहब अमीर है। सो कितने वो महीने में, मतलब 972 रुपये महीना। सोचो यार, 972 रुपये महीना, एक महीने में 30 दिन होते हैं, लगभग कितने रुपए हो गए ये देखा जाए तो 33 रुपये, 30-35 रुपये हो गए होंगे, 30-32 रुपये। गणित तो हमारा कमजोर है, हम गुणा भाग ज़्यादा कर नहीं पाते, पैसा पद्धति लपक के गिन लेते हैं तो 972 रुपये प्रति माह। CSET हमने पास कर लिया था, ठीक है, टेंशन मत लो। ठीक, CSET जितना पास कर लेते उतना गणित हमें आता है, और ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ना हमें, इसलिए पैसा बट रहा होता तो हम इसमें अभी गुणा भाग कर भी लेते हैं तो 972 रुपया दोस्तों अगर आप कमा रहे हो और गांव देहात के रहने वाले हो तो आप अमीर हो। लगाओ फ़ोन, आप, मैं 5,000 रुपये महीने कमा लेता हूँ, मैं तो इस वक्त गांव का सबसे अमीर आदमी, लगा दो ससुर जी को फ़ोन, क्योंकि 972 ही तो चाहिए अमीर होने के लिए। और अगर आप शहरों में रह रहे हो तो 1407 रुपये चाहिए बस। बताइए, 1407 रुपये अगर आपके पास है तो यू आर अ रिच पर्सन, वेरी रिच पर्सन। अगर मान लो कोई 10,000 रुपये महीने शहरों में कमा रहा है तो इसका मतलब तो भारत सरकार की नज़रों में अंबानी हो गया बहुत कम रखा गया है दोस्तों, पता नहीं क्या ये रंगराजन कमेटी आई 2012 में, कौन सा क्या पता नहीं क्या खाया ही क्या पिया ही, पता नहीं कौन सा डाटा दिया, हमें तो नहीं समझ में आया डाटा। बाकी सरकार की हम आलोचना ही नहीं कर रहे भाई, नहीं आप लोग लगा दो शिकायत हमारी कि देखो आपकी विरोध कर रहे हैं। ठीक है, विरोध नहीं है दोस्तों, आंकड़ा है जो है आपके सामने। ठीक है, नहीं मजे लेते हुए वीडियो भेज दो कि देखो ये तो सरकार का विरोध हो रहा है। विरोध काय को हो रहा है बता रहे हैं बस। तो 972 रुपया ग्रामीण में अगर आप हैं तो आप अमीर हैं, शहरी में अगर आप 1407 रुपये हैं तो आप अमीर हैं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चारों कमेटी आपने पढ़ ली, फिर से रिवाइज कराऊंगा मैं चारों कमेटी। सबसे पहले दांडेकर और रथ समिति आई थी, डंडा लेके रथ पे, 1971 में आई, ग्रामीण शहरी दोनों के लिए बराबर थी और 2250 कैलोरी थी। फिर आई आपकी अलग समिति, 1979 में अलग अलग कर दिया, ग्रामीण वालों के लिए 2400 और शहरी वालों के लिए 2100। फिर लकड़ा वाला आ गए लकड़ियाँ लेके, उनने राज्य अलग अलग कर दिए, और राज्य तो किए ही किए, CPI ले आए थे, मूल्य सूचकांक ले आए, एग्रीकल्चर लेबर गाँव वालों के लिए, जबकि इंडस्ट्रियल वर्कर शहरी वालों के लिए। फिर आपके साथ सुरेश तेंदुलकर साहब आ गए जिन्होंने ज़िंदगी जीने की बात करी। फिर ये रंगराजन आए, और रंगराजन आए 2012 में। अब दोस्तों ये तो कमेटी मैंने आपको पढ़ाई, इन्हीं कमेटी का कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी इन कमेटियों को स्थापित होने के क्रम में लगाइए, तो आप लगा ही दोगे। सारी मैंने आपको ईयर्स भी लिखवाई है और वैसे भी आपने याद ही कर लिया। इस तरीके से दोस्तों पूरा गरीबी का टॉपिक खत्म हो गया। क्लियर, पूरा गरीबी का टॉपिक फिनिश्ड। मुबारक हो, टॉपिक नंबर 7 हैज़ बीन फिनिश्ड नाउ। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार अंग्रेजी हम बोल नहीं पाते, थोड़ा बीच में लेबर कर देते हैं बस। ठीक है दोस्तों, अभी 50-55 मिनट हुए हैं, 10-15 मिनट और पढ़ लो, क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों बाद आया इकोनॉमिक्स का। बहुत डिमांड कर रहे थे ना इकोनॉमिक्स, हाई इकोनॉमिक्स, हाई इकोनॉमिक्स, झेलो अब इकोनॉमिक्स। देखो
कौन सा डायलॉग है पंचायत मूवी का? खेला खेलो मीटिंग मीटिंग, खेलो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, क्या था, अलुआ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ था एक, यार याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये क्या आ गया, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा इधर ही है ये, इसलिए नहीं आया यहाँ। टॉपिक नंबर 8 में आपका स्वागत है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, नई आर्थिक नीतियां। तब तक 2 घूंट लगा लूं साथिया, ठीक दोस्तों? मजे लो आराम से, एक घूंट आप भी मार लो। नई आर्थिक नीति, एलपीजी नीति 1991। औद्योगिक नीति भारत में कब आई कब नहीं आई वो बाद में पढ़ेंगे। एलपीजी पॉलिसी है, क्योंकि हमने करारेंगे सब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा अपने हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड किया है कि क्या इंपॉर्टेंट पहले वो पहले हो। नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। आप में से कई लोगों का जब जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान में एक संकट आ गया था दोस्तों, उसको कहते हैं भुगतान संतुलन का संकट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ गया था इंडिया में। ये क्या होता है कि इंडिया पे इतना डॉलर नहीं था कि फिर वो पेट्रोल भी खरीद पाता, कच्चा तेल भी खरीद पाता। मतलब देश में मंदी के हालात आने ही वाले थे। क्यों आने वाले थे? क्योंकि इंडिया की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था थी। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो आपने देखा होगा, मैंने बताया उसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या है। इंडिया के ढक्कन बंद थे, न तो इंडिया किसी से लेती थी और ना ही किसी को कुछ देती थी। मतलब कि ना तो एक्सपोर्ट करेगी ना ही इंपोर्ट करेगी। तो जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो डॉलर आएगा कहाँ से? ये 1991 तक की कहानी थी। 1991 में हमारे देश में संकट आ गया, तो एक नई पॉलिसी लाई गई उस संकट से बचने के लिए, उसका नाम है एलपीजी। ये एलपीजी सिलेंडर नहीं है, ये अलग अलग नाम है इसके। एल से दोस्तों होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ आप लोगों को अगर ना दिख रहा हो ठीक से तो। वैसे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा टनटनाते हुए एकदम, यहाँ रख दे रहा हूँ, लो खुश हो जाओ एकदम। तो एल से दोस्तों होता है, वो होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण कहते हैं। पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहते हैं। और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहते हैं इसको। ये सब आपको पता है, मुझे जानकारी है कि आप पढ़े लिखे ज़्यादा हो, सब पता होगा आपको एलपीजी फैलपीजी क्या चल रही है। तो ये सब जानते हैं कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था एलपीजी को लेके आई। इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट अब धुआंधार होगा। उस वक्त दोस्तों प्राइम मिनिस्टर कौन था ये इंपॉर्टेंट है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, ये भी आपको पता होगा। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर, आपने सुने। इसमें मैं इसलिए लोड नहीं ले रहा क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है ये वाली बात, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स अगर कभी नहीं पढ़ा तब भी पता होगी आपको ये वाली बात। तो प्राइम मिनिस्टर तो नरसिम्हा राव थे। अब ये हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, ये थोड़ा सा देख लो। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लो। हिंदुस्तान में जब 1991 में एलपीजी आई तब भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? ये अच्छा सवाल है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। सोनिया गांधी के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर रहे थे ना, वो 1991 में फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के। इन्हीं की दिमाग चला था। इन्हें लोग बहुत गलत टिप्पणी से कहते हैं कि ये कभी कुछ बोले नहीं। इन्होंने मुंह से ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल किया है, ठीक है। यानी बोलने से ज़्यादा पॉलिसी बनाने में इन्होंने ध्यान दिया। और ये अगर ये डिसीजन इन्हीं का था, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। इनकी एक बायोग्राफी फिल्म जब आप देखेंगे या किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने सच में कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान की आवाम इनका शुक्रिया अदा करती है, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं किसी सरकार का पक्ष विपक्ष नहीं हूँ, जो बात सच है वो सच है, ठीक है। इनकी ये पॉलिसी अगर आज हिंदुस्तान में तब नहीं आई होती तो बहुत बड़ा संकट आ सकता था, जो बच गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और एलपीजी पॉलिसी लाने में इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए सबसे बड़ा योगदान था। इससे भी बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि आरबीआई गवर्नर कौन था? ये तो हो सकता है दोनों आपको पता भी हो। आरबीआई गवर्नर कौन था, ये सवाल बहुत ज़रूरी है। आज तक ये सवाल आया नहीं है, इसीलिए मैंने डलवा दिया। मैंने हो सकता आ जाए। तो आरबीआई थे साउथ इंडिया के थे वेंकट रमन। कौन थे? वेंकट रमन।
त्रिचनापल्ली विन्नापल्ली विंडनपल्ली, वो धमाल पिक्चर में गाना ना, वेंकट स्वामी रामा स्वामी अय्यर, वो डायलॉग है ना, वो गोवा जाता है जब, वो क्या नाम है, आदि कहते हैं ना उसको, आदि आदि मानव दो थे ना उसमें धमाल पिक्चर में। तो एस वेंकट रमन साहब आरबीआई के गवर्नर थे, वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे। और ये बात कब की है, जब हिंदुस्तान में 1991 में एलपीजी पॉलिसी लाई गई। ठीक दोस्तों, मजा आ गया। अब जब एलपीजी पॉलिसी लाई तो उसमें क्या हुआ ये भी देख लो। पॉलिसी अगर कोई आई है तो कुछ तो लाया जाएगा। तो साहब हिंदुस्तान में क्या था, एलपीजी पॉलिसी लाने से पहले आप अगर कोई बड़ा सा दुकान भी खोल रहे हो ना, चीनी भी अगर आपको बेचनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता था सरकार से। हमारे पापा बताते हैं कि उनके जब उनने गन्ने का जूस बेचना था एक बार उन्हें, तो उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ी थी कि गांव में गन्ने का जूस बेचना है एक दुकान में, तो साहब हमें परमिशन दे दो, लाइसेंस चाहिए। इतना भ्रष्टाचार रहा होगा। सोचो कि लाइसेंस लेने के लिए किसी आप अधिकारी के पास जाओगे, वो लाइसेंस तभी देगा जब उसको आप कुछ हिसाब किताब बनाओगे उसका। ये तो भ्रष्टाचार हिंदुस्तान में रहा ही है। तो वो सब चीज़ें बहुत गलत थी, इसलिए सिर्फ 18 उद्योगों को छोड़ दिया, बाकी सारे उद्योगों से लाइसेंसिंग सिस्टम का झंझट ही खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा डिसीजन था। सोचो दोस्तों, मैं आपके सामने ये पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपना ये बोर्ड लिया, लाइट लगवाई, कैमरा लिया, स्टैंड लिया, काम चालू। अब यही इसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़े किसी बड़े अधिकारी से 100 जगह कि साहब हमें ऐसा ऐसा करना है, परमिशन दे दो। तो जिन जिन स्टेप्स में जिन जिन अधिकारियों से मैं मिलूंगा, वो अधिकारी हो सकता है कोई डिमांड करे कि तभी पढ़ाओगे, तभी अपना कोई बिजनेस शुरू करोगे, जब कुछ दोगे चढ़ावा चढ़ाओगे। तो ये झंझट पहले बहुत था। तो फिर इस पॉलिसी के तहत 18 ही ऐसे उद्योग बचे जहाँ पर लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया, बाकी सबसे ये झंझट खत्म कर दिया। 18 उद्योग इसलिए रखे गए क्योंकि भाई आप पता चला कि बंदूक बेचने लगे बिना लाइसेंस के, तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज के लिए तो लाइसेंस चाहिए। जैसे दारू की दुकान है साहब, अब पता चला हर बच्चा जो है दारू की दुकान खोल के बैठ जाएगा, तो बस इसलिए ना, है ना। अब आपको ज़्यादा समझ में आई, दारू के नाम से, बंदूक के नाम से इतना नहीं समझोगे, दारू के नाम से ज़्यादा समझ जाते हो। तो दोस्तों पहले तो आपको ये देखा कि झंझट खत्म हो गया, 18 उद्योग बचे जिनमें झंझट था लाइसेंस का। इसके अलावा एफडीआई की पॉलिसी की परमिशन मिल गई। एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कि जब आप विदेशी निवेश, अगर कोई बाहर का आदमी इन्वेस्ट करना चाहे तो बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, वो इन्वेस्ट कर देगा, काय नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ उद्योग दोस्तों ऐसे थे जिन्हें सिर्फ सरकार चला सकती है। जैसे कोई चीज़ें ऐसी होती है ना कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही चला सकता है। जैसे रेल है, रेलवे जो है भारत सरकार ही चलाएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी रेल खरीद लूँ अपनी चला दूँ। अब थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन हुआ है पर रेल चलाने को नहीं हुआ, वो साफ सफाई वगैरह को लेके हुआ है। तो ऐसे इनको कहते हैं रिजर्व इंडस्ट्री, आरक्षित उद्योग, मतलब जो आरक्षित हैं सरकार के लिए। तो सरकार 8 ऐसे उद्योग रखे गए जिन पे सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहेगा, बाकी सबके लिए प्राइवेट इंडस्ट्री अपना काम कर सकती है। समझ गए? मतलब एक टाइम ऐसा था कि आपको अगर चीनी बेचनी है, तो पहले क्या होता था कि चीनी खोलने के लिए भी एक आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो एक आरक्षित उद्योग ही तो हो गया कि सरकार से आप परमिशन लो, ठीक है। तो वो सब झंझट खत्म हो गए। कुल मिलाकर ऐसे झंझट सिर्फ बचे कि 8 इंडस्ट्री ऐसी बची जहाँ पर आरक्षित उद्योग यानी गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी जी। ये कब की बात है? जब 1991 में पॉलिसी बनी थी। अब तो 2 ही ऐसे उद्योग बचे हैं दोस्तों, ओनली 2 बचे हैं, ओनली 2 बचे हैं जिनमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। एक ऐसा परमाणु, एटॉम बॉम्ब। अगर कोई ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनी को ठेका दे देंगे तो एटॉम बॉम्ब बना देगी वो, है ना, धुआं धुआं हो जाएगा इलाका। तो इसलिए परमाणु सेक्टर और रेलवे सेक्टर, ऐसे सिर्फ 2 सेक्टर बचे जिसमें गवर्नमेंट ही मालिक है, बाकी सारे सेक्टर का काम प्राइवेट इंडस्ट्री कर सकती है। ठीक, यानी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बहुत ज़्यादा उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आपने पूरा ये इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ ली कि 1991 में आई। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा जी। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब। और आरबीआई गवर्नर कौन थे? बताओ, एस वेंकट रमन। और ये 18 उद्योगों को छोड़कर लाइसेंस का झंझट खत्म कर दिया।
8 8 उद्योग पहले थे, अब तो 2 ही बच्चे हैं। और ये पूरी कहानी आपने बहुत अच्छे से समझ ली, गरीबी की सारी समितियां पढ़ ली आपने, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, पूरा आपको याद हो गया होगा। आप अगर इसके नोट्स बनाते जा रहे हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि क्योंकि मुझे लगता है कि खुद का लिखा हुआ बहुत ज़्यादा याद हो जाता है। पीडीएफ में हम तो पीडीएफ भेज ही देंगे, जब पूरा खत्म होगा तो टेलीग्राम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। पूरी जैसे 7-8 क्लासें में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म होगा टाइम से हम आपको पीडीएफ दे देंगे। लेकिन जिन्होंने खुद लिखा है उसकी तो अपनी कहने ही क्या। तो पूरा दोस्तों आपको टनाटन याद हुआ। 3 सवाल आज हमने पूछे थे, आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में, तीनों के आंसर लिखने हैं। इकोनॉमिक्स की क्लास थी, 4 क्लासें हो गई हैं, 8वां टॉपिक हमारा शुरू हो गया दोस्तों, थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी हो जाएगा। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लोगों की मदद जरूर करते रहिए। गरीब लोग जो भी आपको दिखें, जो ठेला वाला है, रिक्शा वाला है, उन सबको पानी पिलाएं, बहुत अच्छी बात है ये दोस्तों। शुक्रिया।